2 दिन पहले आपने खबरें सुनी होंगी, उसमें 17 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया। बाप बेटे की हत्या हुई थी मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों की। इस मामले में जो है जिला न्यायालय ने 17 लोगों को जो है दोषमुक्त कर दिया है। वो तारीख मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकता। 8 अप्रैल 2023 को जब एक मजदूर युवक की हत्या हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल यादव है। आप छत्तीसगढ़ टाइम देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में, यूं कहें एक ऐसी हिंसा के बारे में जिस हिंसा के बारे में आपने कई खबरें सुनी होगी। वरिष्ठ पत्रकार पवन केसवानी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रधान संपादक राष्ट्रदूत के। इन्होंने एक ऐसा विश्लेषण करा है, लगातार काफी वीडियोस इन्होंने बनाई है बीरनपुर के बारे में। बीरनपुर कहाँ है अब आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले का एक छोटा सा गांव है जो साजा विधानसभा क्षेत्र आता है। आपने साजा विधानसभा क्षेत्र, जैसे कि मैंने बताया, तो आपने सुना होगा रविंद्र चौबे का नाम आपने सुना होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, दिग्गज नेता कहा जाते हैं। इसी के साथ ही जब बीरनपुर में एक हिंसा हुई, 2 पक्षों के बीच जब झड़प होने लगी, या यूं कहे 2 बच्चों के बीच झड़प हुई, फिर वो हिंसा में परिवर्तित हुई। इसके बाद जो है काफी रिपोर्ट्स आपने देखी होगी। तो हमारे साथ पवन भी है, ये बताएंगे कि आखिरकार जब अभी 2 दिन पहले आपने खबरें सुनी होंगी, उसमें 17 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया। बाप बेटे की हत्या हुई थी मुस्लिम समुदाय के 2 लोगों की। इस मामले में जो है जिला न्यायालय ने 17 लोगों को जो है दोषमुक्त कर दिया है। ये इसमें आपको क्या लग रहा है? आपने, जहां तक मेरे को लगता है, आपने बहुत विश्लेषण करा है, डीपली डे टू डे जाके विश्लेषण करा है, गली गली घूम के आपने विश्लेषण करा। तो इसमें आपको क्या लगता है? वो तारीख मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकता। 8 अप्रैल 2023 को जब एक मजदूर युवक की हत्या हो जाती है। हत्या का कारण भी बड़ा स्पष्ट है। मैं थोड़ा आपको करेक्ट कर दूं, जो सतही तौर पे जो जानकारी मीडिया तक उस समय की सरकार द्वारा पहुंचाई गई और बाद में सीबीआई जांच में भी वो बात स्पष्ट हुई। वास्तव में 2 बच्चों का झगड़ा तो हुआ था, लेकिन सिर्फ बच्चों के झगड़े की बात नहीं थी। उसके पहले जो गांव में जो माहौल सुलग रहा था, उस पर चर्चा कम होती रही। हमने ग्राउंड जीरो पर काम किया तो खुद मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता जलती हुई चिता के सामने, अपने बच्चे की चिता के सामने 9 अप्रैल को मुझे बता रहे थे कि यहाँ लव जिहाद की घटनाएं होती रही है। कुछ बाहर से मुस्लिम लोग आते गए और जिस तरह से वहां के डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की गई, जिस तरह से तुष्टीकरण के लिए उस समय की जो सरकार थी, रविंद्र चौबे का नाम लिया, मैं बेझिझक बड़ी जिम्मेदारी साथ कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो कोई अंजोर यदू है जो कांग्रेस का नेता है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। वो सारी बातें मैंने अपने वीडियो में दिखाई है। अपने मन से हमने कुछ नहीं बताया, जो उनका स्टेटमेंट था। उसके बाद ये बात और स्पष्ट की, उसी चिता के बाजू में ठीक खड़े हुए उसी भुवनेश्वर साहू का छोटा भाई कृष्णा भी बता रहा था कि मस्जिद के सामने किस तरह से मॉब लिंचिंग हुई। और ये घटना जब पूरा बताया जाएगा तब ये समझ में आती है कि घटना क्यों हुई, किस लिए हुई। और आज की तारीख में जब आप चर्चा कर रहे हैं जो 17 लोग रिहा हुए, तो ये घटना थोड़ी सी इससे अलग है। 2 दिन बाद, चूंकि विधानसभा चुनाव का समय था, 8 अप्रैल बाद यानी 10 अप्रैल 2023 को रहीम और ईदुल मोहम्मद नामक एक पिता पुत्र, इनकी लाश मिलती है और बताया जाता है कि इनकी हत्या कर दी गई। यह हमारे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने और हैरान करने वाली बात थी। ये घटना 2 दिन जस्ट बात की है ना? बिल्कुल 2 दिन बाद विवाद हुआ और 10 की ये घटना है। 10 की घटना है। 11 तारीख को मीडिया को बताया गया कि ऐसा सा हो गया और 2 लोग मारे गए, जबकि 10 तारीख को बंद बुलाया गया था विश्व हिंदू परिषद और भाजपा की ओर से भी। क्योंकि साहू समाज का वो युवक मरा था और साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू वो लीड कर रहे थे, जो आज डिप्टी सीएम है। तो अब वहां पे माहौल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कोई बाहर से आकर के कोई प्रोटेस्ट कर सके, क्योंकि पुलिस की भी बड़ी तगड़ी व्यवस्था थी। इनफैक्ट मीडिया वालों को भी, बिल्कुल मीडिया को नहीं, हमको भी नहीं था, लेकिन हम किसी तरह से पहुंच पा रहे थे। दूर से हम जो बातों को समझ रहे थे। लेकिन ऐसा कर्फ्यू का माहौल था, हालांकि घोषित कर्फ्यू नहीं था। तो ऐसे में कोई पिता पुत्र की हत्या, अलग अलग गांव से लोग आते हैं। उन गांव वालों से भी मैंने बात की और उनके दर्द को समझा। उनको पुलिस ने करीब 17 तारीख को पकड़ा, 17 अप्रैल को, और घटना शो की गई 11 अप्रैल को। अलग अलग गांव के लोग, जिसमें एक 18 साल का युवक भी था, उसमें कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी था जिसको जो पैर से विकलांग था, चल भी नहीं पाता ठीक से, ऐसे व्यक्ति ने हत्या की, ऐसा पुलिस ने बताया। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहूंगा कि हत्या करवाई गई थी। आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोर्ट ने भी मान लिया, उनको बरी कर दिया गया। जैसा हम पहले कह रहे थे, हम आज भी कह रहे हैं
क्योंकि उस समय विधानसभा चुनाव नजदीक था, हिंदू मुस्लिम की बात हो गई थी, वोटों के ध्रुवीकरण का विषय दिख रहा था साफ साफ, और साहू समाज का व्यक्ति मारा गया था, इसलिए समाज भी आक्रोशित था। काफी प्रलोभन देने की कोशिश की गई, नौकरी का लालच ईश्वर साहू को दिया गया, उसके बाद 10 लाख रुपए की बात भी आई। बहुत सारे तमाम विषय हैं जिसको मैंने एक एक करके अलग अलग ढंग से मैंने समझने की कोशिश की, और हमने पाया कि वास्तव में ये प्रायोजित हत्या थी। अच्छा, बिल्कुल। अगर 17 लोगों को बरी कर दिया गया, हाँ। तो बाप बेटे की आखिरकार हत्या किसने की थी? ये जांच का विषय, ये बहुत गहरी बात आपने कही, बहुत सही प्रश्न आपने उठाया। सीबीआई फिलहाल जांच कर रही है। मोदी गारंटी जो थी उसमें बात आई थी भुवनेश्वर साहू की हत्या के लिए हम सीबीआई जांच कराएंगे, और हो रही है। लेकिन एक चीज जो छूट गई थी, अब मुझे लगता है जरूरत इस बात की कि सीबीआई को अपनी जांच का दायरा थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, और राज्य सरकार को भी पहल करना चाहिए कि वास्तव में भूपेश बघेल की सरकार से जुड़े हुए वो कौन लोग थे। क्या उस समय के एसपी सेला, क्या नाम उनका, कल्याण, इंदिरा अलेक्सेला कल्याण, ऐसा कुछ नाम है एसपी का, तो एसपी क्या जवाबदार है? और एसपी इसलिए जवाबदार मैं कह रहा हूं क्योंकि सबसे प्रमुख व्यक्ति वही थे जो लीड कर रहे थे पुलिस को, उनके देखरेख में सब सारी चीजें हो रही थी। तो ये जो हत्या आसमान से तो नहीं हो गई, ये जब लाशों को देखा गया और बताया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई कि पिछले हिस्से में मारा गया है। अच्छा, शरीर में, हाँ, शरीर में और कहीं बहुत ज्यादा चोट के निशान नहीं थे। ये भी अपने आप में एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। और बाप बेटे ही थे, बाप बेटे ही थे, रहीम और ईदुल मोहम्मद, और बकरी चराने गए थे, और कोई ऐसी कोई कथा कथित बोला गया था बकरी चराने गए थे करके, जैसा पुलिस ने बताया, जैसा मीडिया को बताया गया। मीडिया 144 वहां लागू थी, वो कर्फ्यू जैसा था। मुझे रिपोर्टिंग से रोका गया था, मुझे जाने से रोका गया था। आप हमारे वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया को भी दबाव बनाया गया था। मुझे 3 दशक से ज्यादा हो गया पत्रकारिता करते, इतना तनावपूर्ण माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमारी गाड़ी का पीछा किया गया, हमें रोक लिया गया, हमारे ड्राइवर को उतार दिया गया, मेरे कैमरामैन के साथ बदतमीजी की गई, मेरे साथ बहुत लूज टॉक किया गया, क्योंकि कवर्धा की घटना भी हुई थी उसके पहले 2021 का विवाद। बिल्कुल, कवर्धा में उस समय भी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, तब भी सरकार को लगा होगा कि ये तो सरकार के पक्ष में सारी बातें नहीं जा रही है। सरकार जिसकी भी हो, सरकार की कोशिश ये रहती है कि उनके पक्ष में ही पत्रकारिता हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर बात करें थोड़ा तो और फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं, तो इसमें कई बार ऐसा नाम आया कि रवींद्र चौबे का नाम उठा, मोहम्मद अकबर का नाम उठा इसमें, कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को शरण दे रहे हैं ऐसा करके। तो इसमें कितनी सत्यता आपको लग रही है कि ये फॉल्स है? ये देखिए, बिना आग के धुआं नहीं उठता। जिस अंजोर यदू का नाम बड़ी जिम्मेदारी से विजय बघेल ले रहे थे 9 अप्रैल 2023 को, वीडियो हमारे पास है, 9 अप्रैल को ही ईश्वर साहू जो आज की तारीख में विधायक बना दिए गए, वो ले रहे थे। जब बार बार एक पीड़ित परिवार कह रहा है, मृतक के पिता कह रहे हैं, तो अंजोर यदू के ऊपर आज की तारीख में क्यों नहीं कार्रवाई? अंजोर यदू को बताया गया कि वो ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष था, वो लीड कर रहा था, वही प्रमुख साजिश करता था। इस घटना के पहले मैं बता दूं, जिन लोग ये कहते हैं कि 2 बच्चों का झगड़ा था, तो वहां शक्ति घाट है नजदीक, मतलब माता का मंदिर है। ये घटना हुई अप्रैल को, और इसके पहले जो नवरात्र बीता था, नवंबर या अक्टूबर में जो भी आ रहा होगा, वहां पे मलमूत्र त्याग किया गया था। ये घटना हुई, तब से भी तनाव हुआ था। कुछ घटनाओं को हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर समझा कि लव जिहाद मतलब किसे कहते हैं, और कौन लड़कियां थी जो हिंदू समुदाय की थी और मुस्लिम बनने के बाद उनके घर के सामने खान पारम ले आकर रहते थे, की हत्या की गई। महिलाओं और बच्चों ने भी मारा, लेकिन पुलिस ने शायद 12 लोगों का ही नाम लिया, फिर बाद में कुछ और नाम जोड़े, जबकि नाम 40 से ज्यादा उसके पिताजी खुद बता रहे थे, जो आज विधायक है और आज भी कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो उस समय कह रहे थे। अभी कुछ दिन पहले मेरी बात हुई। बड़े विषम हालात है, इसमें राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर सकता है, ये एक बड़ा उदाहरण के रूप में इसको देखा जा सकता है। इसलिए अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते, ऐसा ये सब घटनाओं को देखने के बाद। और ये भूपेश बघेल की सरकार थी उस समय। आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि साहू समाज के ही ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री थे, और वो भी साहू समाज की राजनीति करते रहे, साहू समाज के विभिन्न पदों में रहे, साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। लेकिन गृह मंत्री जी भी, गृह मंत्री के रूप में भी ईश्वर साहू के घर, भुवनेश्वर साहू के घर, उनके परिजनों का आंसू पोंछने नहीं जाए, एक दिन भी नहीं जाने, बिल्कुल नहीं जा सके। ना वहां के स्थानीय विधायक जो उस समय की सरकार के प्रमुख प्रवक्ता थे, जो मंत्री थे, रविंद्र चौबे, एक बड़ा नाम चलता है, वो दशकों तक वहां से लीड करते, उनका परिवार,
उनकी माता जी विधायक थी खुद लंबे समय से, वो अपने ही विधानसभा, उनका घर भी ज्यादा दूर नहीं वहां से, वो भी नहीं गए। और मोहम्मद अकबर का नाम काफी उठा था, तो इनके बारे में क्या? मोहम्मद अकबर जी, क्योंकि वो मुस्लिम है तो इसलिए नाम आया था। मोहम्मद अकबर की भूमिका हर जगह यहाँ देखी गई, कवर्धा में तो थी, क्योंकि कवर्धा वहां से 50 किलोमीटर दूर है, और माहौल चूंकि आसपास बहुत खराब हो चुका था, कुछ अज्ञात और बाहरी लोग गांव-गांव में आके बसना शुरू हो गए थे। मोहम्मद अकबर का नाम उस हिसाब से लिया जा रहा था। अच्छा, ऐसे कोई बेसिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है? नहीं, पर्दे के पीछे होगी भूमिका, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज तक सीधे सीधे मोहम्मद अकबर क्योंकि एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि नाम को सेफ कैसे रखना है और वोट बैंक की पॉलिटिक्स कैसे करनी है। और बात करें कि जहां जिस तरह के छत्तीसगढ़ में हालात पैदा करने की कोशिश करी जा रही है हिंदू मुस्लिम की खास करके, तो इसको लेकर आप क्या देखते हैं? हालात पैदा नहीं की जा रही है, हालात बन जा रहे हैं। अब मैं घटना आपको हाल की घटना बताऊंगा, बहुत सारी घटनाएं नहीं बताऊंगा, एक घटना बता। देव बलौदा वाली भी? बिल्कुल, मैं देव बलौदा अभी घटना हुई भिलाई की, वो घटना तो ऐसे वीडियो छोटे छोटे आते रहते हैं। इससे थोड़ी सी बड़ी घटना जो हुई राजिम में, वहां से 12 किलोमीटर दूर है दुधकैया गांव, वहां भी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहां 8 परिवार मुस्लिमों के हैं, जिनकी संख्या 40-50 है, वो परिवार के लोग हैं। अच्छा। और 450 गांव वाले हैं। और वहां पे 2024 में जब भी राजिम का मेला लगता था तो वहां कुछ ना कुछ होता था। तो 2024 में एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति, हर साल कुछ ना कुछ होता ही है मंदिर, जब भी मेला लगता है उसके पहले, मैं बता रहा हूं आपको सीरियल से, 2024 में आके साफ तौर पे पेशाब किया गया मंदिर में। अच्छा। 2025 में शिवलिंग तोड़ा गया, वो भी सब मेले के दौरान। और अभी 2026 में जेल से छूटने के बाद वही अपराधी मुस्लिम व्यक्ति जो इस घटना में दिख रहा है साफ साफ वीडियो में, इसलिए अपराधी बोल रहा, आरोपी नहीं बोल रहा उसको मैं, क्योंकि अपराध करता हुआ दिख रहा, वो साफ तौर पे ग्रामवासियों को, गवाहों को मारते हुए वीडियो बना के वो दिखा रहा है, घंटों तक मारता रहा कि देखो कानून कुछ नहीं है मेरे लिए। और ये व्यक्ति, इन जैसे और भी जो लोग थे, वहां एक साउथ सदन है, वहां पे ऊपर वहां उन्होंने मदरसा बना दिया, हरे झंडे लगा दिए, लाउड स्पीकर लगा दिया, और गांव की गौठान से लेकर जो रावण भाटा की जमीन है और रावण की मूर्ति तक में कब्जा कर लिया। रावण की टूटी हुई मूर्ति भी हमने दिखाई कि किस तरह से 40-50 लोग मिलकर 450-500 लोगों पे कब्जा कर लिए थे। बाद में प्रतिकार की बात सामने आई तो लोगों ने घरों को जलाया। तो मीडिया का भी एक वर्ग इसमें जवाबदार है, जो खाली एक पक्ष दिखाता है, ये बताता है कि घरों में आग लगा दी है। भाई आग क्यों लगा इस पे कोई नहीं जाता। और भगवा ध्वज का जो अपमान हुआ उसके बाद जो वहां कर्फ्यू लगा, तो लोगों ने ये बताया कर्फ्यू लगा, लोगों ने तात्कालिक माहौल खराब किया 5 अक्टूबर 2021 को। लेकिन इसकी पहली घटना कोई नहीं बताता। वैसे ही भुवनेश्वर साहू की हत्या को लेकर बताया बच्चों का झगड़ा है। तो जब आप व्यापक स्तर पर पत्रकारिता करेंगे, ग्राउंड जीरो पे जाके एक एक चीजों को समझेंगे, तब सही तस्वीर आपके सामने आएगी। सच बोलने से हिचकना नहीं चाहिए। कुछ लोगों को लगता है हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो मीडिया की भी अपनी जवाबदारी कि सच को दिखाए। हमने सच को दिखाया। आज इसकी परिणति ये रही, जैसे हम पहले कह रहे थे, वो 17 लोग बरी हो गए। अजय साहू नामक एक व्यक्ति, जो आज मासूल गोंदी नामक एक गांव का सरपंच भी बन गया, जो आरोपी था, अब देखिए वो मिसाल कायम कर रहा है। वो वहां पे कोशिश कर रहा, जो उसने भुगता, 10 महीने जेल में रहा। लोग बता रहे थे हमको कोई काम पे नहीं रखता, क्योंकि हमारे पास धब्बा लग गया, हम हत्यारे हैं डबल मर्डर के। डबल मर्डर को भी हाई प्रोफाइल किसे अब हाई प्रोफाइल बना दिया जाए। देखिए ये जो विषय आता है तो पीड़ित पक्ष एक ही क्यों रहता है, क्यों इतना इनोसेंट बना दिया जाता है, समझना चाहिए। और यही घटना देव बलौदा में हुई। जो आज वीडियो जारी करके माहौल खराब कर रहे हैं, उनसे पूछता हूं कि भाई ये आप नाम क्यों छुपाते हो? आप करो अपने नाम से धंधा। आपको तो किसी ने रोका नहीं, कानून इजाजत देता, कोई कहीं भी बिजनेस कर सकता है। अगर लोग नहीं चाहते कि वहां धार्मिक माहौल खराब हो और आप वहां धंधा ना करो, तो कमेटी वालों से बात करना चाहिए, उसका भी तरीका होता है। आप नाम छुपा करके जय माता दी जय अम्बे रख करके कुछ और भाईजान अपना नाम रखेंगे तो निश्चित रूप से ये संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि पहले भी ये थूक वाले और मूत्र जिहाद वाले जो बातें बोलते हैं लोग, उसकी सच्चाई क्या है उसका वीडियो सामने आता है। जब संदेह रहता है तो कोई खाने पीने की वस्तु कैसे खरीद लेगा उनसे? सही बात, ये भी बात है। बिल्कुल खुल के होना चाहिए सारी बातें, बिल्कुल बिना राग लपेट के। हम जब बोलते हैं बात को तो कहीं ना कहीं हम भी दोषी कहलाते हैं। वो नजरिया है, जैसे जिसकी दृष्टि वैसे उसकी सृष्टि।
चलिए, आपने देखा कि बीरनपुर मामले में पवन केसवानी जी ने बताया कि किस तरह से वहां पे क्या कुछ घटनाएं हुई। उसके बाद अब का क्या अपडेट है, आगे जो भी अपडेट होगी आपको इनके चैनल के माध्यम से मिलेगा, हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा। भैया लगातार जो है बीरनपुर खास करके मामले में पवन केसवानी जी लगातार जो है राष्ट्रबोध चैनल के माध्यम से बीरनपुर की जो हिंसा हुई थी उनके पल पल का अपडेट हुए, चाहे वो राजिम का मामला हो चाहे देव बड़ौदा का मामला हो। आपको जो भी अपडेट आगे की रहेगी छत्तीसगढ़ टाइम आपको अपडेट करेगा। धन्यवाद।